हेलो डियर स्टूडेंट, चेक स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2, एसिड बेस एंड सॉल्ट, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन फर्स्ट चैप्टर। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां पे जाकर के आप चैप्टर फर्स्ट कवर कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हम पूरे एनसीईआरटी को बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक कवर करने वाले हैं और आई होप कि आपको इस टॉपिक से बाहर, इस वीडियो से बाहर एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। तो आइए स्टार्ट करते हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में। सबसे पहले हम इंट्रो करेंगे एसिड का। एसिड क्या होता है? आप लोगों ने छोटे क्लासों में पढ़ा होगा, जो टेस्ट में सॉर होता है यानी खट्टा होता है वो एसिड होता है, जो बिटर होता है वो क्या होता है, हमारा बेसिस होता है। तो इस तरह से अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, एसिड कैसा होता है, बेस कैसा होता है। अगर हम टेस्ट के अकॉर्डिंग उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाए तो केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग, केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग, है ना, केमिकल फॉर्म में हम किस तरह से उसको आइडेंटिफाई करेंगे, इन सारे चीजों को डिटेल से कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं व्हाट इज एसिड। एसिड क्या होता है? तो कहता है कि एसिड आर सब्सटेंस। एसिड जो होता है ना, एक तरह का सब्सटेंस होता है, एक तरह का क्या होता है, सब्सटेंस होता है दैट डिनोटेड प्रोटॉन H प्लस आयंस ड्यूरिंग ऑफ द केमिकल इक्वेशन। कि जब आपका केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है तो केमिकल रिएक्शन में अगर आपको कहीं पे H प्लस आयन दिख रहा है तो आप समझ जाइए उसमें कुछ ना कुछ एसिड की प्रॉपर्टी मिक्स है। ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ एसिड की प्रॉपर्टी मिक्स है। अगर आपको केमिकल रिएक्शन में क्या दिख जाए, H प्लस आयंस यानी प्रोटॉन्स आयन अगर आपको दिख जाए तो बेसिकली तौर पे कुछ यहां पे दे रखा है कि टेस्टिस दे हैव अ सोर टेस्ट। जो एसिड का टेस्ट होता है ना वो सोर होता है यानी खट्टा होता है। कैसा होता है? सोर होता है, खट्टा होता है। एसिड कैसा होता है? खट्टा होता है। इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर, एसिड टर्न टू ब्लू, लिटमस पेपर टू रेड। लिटमस पेपर जो ब्लू लिटमस पेपर होता है, कि अगर लिटमस पेपर आपका ब्लू है उस पे अगर आप एसिड को डालिएगा, ठीक है, तो वो कैसा हो जाता है, रेड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये क्या है, एक तरह का एसिड है। ये क्या है? एक तरह का एसिड है। फॉर एग्जाम्पल के लिए एसिड का यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, सेट्रिक एसिड है, ये सारे के सारे एसिड आपके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो दो चीजें मेन कवर हुआ कि H प्लस आयन होगा किसी केमिकल रिएक्शन में तो वो क्या होगा, एसिड होगा। एसिड टेस्ट में कैसा होता है, खट्टा होता है, सोर होता है। तीसरा आपने पढ़ा क्या कि ये क्या करता है बेटा, ब्लू लिटमस पेपर को टर्नओवर कर देता है किसमें, रेड। यहां पे हम लोग देखेंगे यूजेस ऑफ एसिड। एसिड का यूज कहां कहां किया जाता है। तो आप लोग डेली बेसिस पे कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते होंगे, अभी गर्मी का समय आ गया है ना, तो कोल्ड ड्रिंक में जो होता है वो बेटा एसिड होता है, कार्बोनिक एसिड। कौन सा एसिड? कार्बोनिक एसिड। आपने देखा होगा सेल, ये क्या बेटा, सेल है। सेल में जो एसिड होता है वो सल्फ्यूरिक एसिड होता है। सेल में कौन सा एसिड, इन्वर्टर के सेल वगैरह समय कौन सा एसिड, तो सल्फ्यूरिक एसिड। जो आपका वाइन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होता है तो वाइन में कौन सा एसिड होता है, टर्ट्रिक एसिड। कौन सा एसिड, टर्ट्रिक एसिड। आपका जो भी आप वेजिटेबल वगैरह खाते हो उन सब में कौन सा एसिड होता है, फर्टिलाइजेशन के लिए यूज किया जाता है तो उसमें यूज किया जाता है नाइट्रिक एसिड। ठीक है, हमारे पेट में भी एक एसिड है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, उसके बाद एस्प्रिन्स में जो है सैलिसिलिक एसिड होता है। कौन सा एसिड, सैलिसिलिक एसिड। उसके बाद हमारा विनेगर जो घर में डेली बेसिस पे यूज होता है ना, विनेगर का यूज करते हैं तो विनेगर में होता है हमारा एसिटिक एसिड, है ना। लेमन जिसमें होता है हमारा क्या, सेट्रिक एसिड। ठीक है, और लैब में भी केमिकल का यूज किया जाता है। तो आपने अभी अभी देखा कि डेली बेसिस के सामान से लेकर के हम जो खाना पीना खाते हैं उसमें, और साथ में जो केमिस्ट्री का लैब होता है, लैब में भी क्या यूज किया जाता है, एसिड यूज किया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं बेसिस का। ठीक है, बेसिस, बेसिस क्या होता है, देखो कह रहा है कि बेसिस आर सब्सटेंस दैट एदर एक्सेप्ट प्रोटॉन्स H प्लस आयंस और मोर कॉमनली डिनोटेड हाइड्रोक्साइड आयंस OH इन अ केमिकल रिएक्शन। यानी कहीं पे भी अगर केमिकल रिएक्शन में आपको OH माइनस आयन दिख जाए
OH माइनस आयन दिख जाए तो आप समझ जाइएगा उसमें बेस की प्रॉपर्टी है। बेस का क्या है? प्रॉपर्टी है। कह रहे कि टेस्ट जो होगा उसका क्या होता है बेटा? टेस्ट इसका बिटर होता है, यानी कड़वा होता है, बिटर होता है टेस्ट, ठीक है। और इसको टच करने पे क्या होता है बेटा? ये स्लिपरी होता है, ठीक है। सॉफ्टली या स्लिपरी, स्लिपरी कहने का मतलब चिपचिपाहट सा होता है ना। जैसे कि आप देखोगे सॉप का यूज करते हो, है ना, सॉप में एक अलग सा चिपचिपापन होता है। शैम्पू का यूज करते हैं तो उसमें भी बेस होता है। अब यहाँ पे इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर पे ये कैसा इफेक्ट करता है? तो ये बेस जो होता है वो टर्न कर देता है रेड को ब्लू पेपर में कन्वर्ट कर देता है। बेसिस टर्न रेड लिटमस पेपर टू ब्लू, ठीक है, याद रखना। एग्जाम्पल के लिए जो बेसिस है वो हमारा क्या है? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। बेकिंग सोडा NaHCO3, NaHCO3 बेकिंग सोडा, और अमोनिया, ये सारे के सारे हमारे क्या है? बेसिस। ये सारे के सारे हमारे क्या है? बेसिस है। अब यूजेस ऑफ बेसिस कहां कहां यूज होता है? तो देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है सॉप बनाने में। किसमें यूज होता है? सॉप बनाने में। सोडियम कार्बोनेट का यूज होता है डिटर्जेंट बनाने में, है ना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है सीमेंट बनाने में। टूथपेस्ट में जो यूज होता है वो सोडियम फ्लोराइड का यूज होता है। सोडियम फ्लोराइड का यूज किसमें? टूथपेस्ट में होता है ना। बेसिस यूजेस जो लैब में यूज होता है उसमें भी हमारा यूज होता है बेस, है ना। अमोनिया में जो होता है फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है, तो उसमें फर्टिलाइजर्स के लिए यूज, फर्टिलाइजर्स के तौर पे जो यूज किया जाता है वो अमोनिया यूज किया जाता है। और अभी अभी आपने पढ़ा है कि अमोनिया क्या है बेटा? बेसिस। अमोनिया क्या है? बेसिस है। तो बेसिक सा डिफरेंस आपने देखा एसिड और बेस में। मैं यहां पे आपको बता दूं कि एसिड के पास H+ आयन होता है, ठीक है, यह है आपका एसिड। बेसिस में आपने पढ़ा कि बेसिस में OH- आयन होता है, ठीक है। दूसरा पढ़ा कि जो ये टेस्ट में क्या होता है? सॉर होता है, खट्टा होता है। और ये क्या होता है? बिटर होता है। ये क्या होता है? बिटर होता है। उसके बाद इसमें आपने पढ़ा कि ये ब्लू लिटमस पेपर को टर्न कर देता है रेड में। जो एसिड होता है वो ब्लू लिटमस पेपर को क्या कर देता है? रेड में, ठीक है। और ये जो होता है रेड लिटमस पेपर को टर्न कर देता है ब्लू में, ठीक है। यही एसिड और बेस में डिफरेंसेस। सम नेचुरली ऑक्योरिंग एसिड्स, ठीक है, नेचुरल सोर्स और वहां से मिलने वाले एसिड, ठीक है। नेचुरल सोर्स जो हम डेली बेसिस पे यूज करते हैं उसमें भी एसिड होता है। जैसे कि विनीगर, विनीगर सबके घर में होगा, है ना। खाना बनाने के लिए बहुत ज्यादा यूज होता है ना, पकोड़ा वकोड़ा बनाने के लिए विनीगर का यूज करते हैं। तो विनीगर में क्या होता है बेटा? एसिटिक एसिड। ऑरेंज संतरा खाते हो सभी के सभी, उसमें कौन सा एसिड? सेट्रिक एसिड। टर्माइन खाते हो, टर्मिनेट, यानी इसमें कौन सा? टेट्रिक एसिड, है ना। टर्माइन में कौन सा एसिड? टेट्रिक एसिड। टोमेटो जो खाते हो उसमें कौन सा? ऑक्जेलिक एसिड। सॉर मिल्क यानी दही जिसको हम लोग बोलते हैं, दही में कौन सा एसिड? लैक्टिक एसिड। कौन सा एसिड? लैक्टिक एसिड। लेमन में कौन सा एसिड? सिट्रिक एसिड, है ना। एंड स्ट्रिंग में मेथेनोइक एसिड। और आपका नेशनल स्टिंग में कौन सा? इसमें भी आपका मेथेनोइक एसिड, ठीक है। ये सारे के सारे क्या हमारे नेचुरली जो मिलने वाला एसिड है वो थे। अब हम बात करते हैं इंडिकेटर्स, ठीक है। इंडिकेटर्स क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय इंडिकेटर्स? तो इंडिकेटर ना आइडेंटिफाई करता है कि ये एसिड है कि ये बेस है। भैया ये एसिड है या बेस है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ मुझे कि अगर मान लीजिए दो केमिकल वाली बोतल आपके पास रख दिया जाए, ठीक है, और एक मान लीजिए दही रख दिया जाए, ठीक है, और एक आपको मान लीजिए ककम्बर रख दिया जाए खाने के लिए, तो आप ककम्बर को खाओगे तो वो आपको थोड़ा सा बिटर लगेगा, तो आप बोलोगे सर ये बेस है, इसमें बेस है। आप अगर दही खाओगे सौर लगेगा, खट्टा लगेगा, बोलोगे आप एसिड है। लेकिन अगर दो केमिकल का बोतल रख दिया जाए और तो आप उसको क्या करोगे? पी करके तो पता नहीं कर पाओगे। उसके लिए हमें क्या करना होता है ना? इंडिकेटर का यूज करना होता है, ठीक है। इंडिकेटर क्या होता है यहां पे समझिए। कह रहे हैं कि इंडिकेटर्स आर सब्सटेंस दैट चेंज देयर कलर, स्मेल ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड और बेस। ये क्या करता है? हेल्पिंग ऑफ द आइडेंटिफाई वेदर गिवन सब्सटेंस इज एसिडिक और बेस और नेचुरल नेचर, कि आपका एसिड है या बेस है या सॉल्ट है, ठीक है, या नेचुरल है,
ठीक है, एसिड है या बेस है या नेचुरल है, आइडेंटिफाई करता है कौन बेटा, इंडिकेटर्स का फिनोल्फेइन, ठीक है, फिनोल्फेइन। दूसरा आपका जो है वो लिटमस पेपर, और तीसरा जो है आपका टर्मिक पाउडर, ठीक है, फिनोल्फेइन, ठीक है, लिटमस पेपर और टर्मिक पाउडर, इन तीनों का यूज करके हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये एसिड है, कौन सा सब्सटेंस आपका बेसिस है और कौन सा आपका नेचुरल है। करेंगे नेचुरल इंडिकेटर्स, यानी ऐसा इंडिकेटर्स जो हमारे पास प्रेजेंट हो, है ना, हमें केमिकल की हेल्प ना लेने पड़े आइडेंटिफाई करने के लिए। तो इन सब चीजों को देखते हैं। नेचुरल इंडिकेटर कौन कौन सा होता है, जो फाउंड इन नेचर, जो नेचर में पहले से प्रेजेंट है। तो पहला इंडिकेटर जो है वो है बेटा आपका लिटमस, ठीक है। आप लिटमस पेपर की हेल्प से क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो कि एसिड है, बेस है या सॉल्ट है। दूसरा आता है बेटा आपका हाइड्रो ऑरेंज फ्लावर्स, ठीक है, हाइड्रोरेंजिया फ्लावर्स, ठीक है, हाइड्रोरेंजिया फ्लावर्स से आप क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो। और तीसरा जो है बेटा आपका टर्मिक पाउडर, टर्मिक पाउडर से आप क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो इंडिकेटर पहला जो है वो है आपका लिटमस पेपर। तो लिटमस पेपर में अगर लिटमस पेपर का कलर, ठीक है, आपका पर्पल हो गया, ठीक है, किस तरह का हो गया, प्लेन पर्पल हो गया, ठीक है, पेल पर्पल हो गया, तो आप समझ जाइए वो कौन सा है, नेचुरल सॉल्यूशन है। क्या है, नेचुरल सॉल्यूशन है। अगर आपका इंडिकेट अगर रेड हो गया, लिटमस पेपर अगर आपका क्या हो गया, रेड हो गया, तो आप समझ जाइए वो आपका क्या है, एसिड है। अगर आपका ब्लू हो गया तो आप समझ जाइए क्या है, वो बेस है, ठीक है। यानी ब्लू लिटमस पेपर टर्न आउट हो जाता है किसमें, रेड में। अगर आपका ब्लू लिटमस पेपर टर्न आउट हो जाता है रेड कलर में, तो आप समझ जाइए वो क्या है, एसिड है। अगर आपका रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है, तो आप समझ जाइए वो क्या है, बेस है। वो क्या है, बेस है। तो आप लिटमस पेपर से इंडिकेट कर सकते हो, ठीक है। हाइड्रोगिया जो फ्लावर्स होता है उसमें अगर आपका कलर ब्लू होता है तो आप समझ जाना नेचुरल इंडिकेटर से। अगर फिर भी ब्लू रहता है तो एसिड के साथ भी वो रिएक्ट करके ब्लू हो जाता है। अगर पिंक हो गया तो वो क्या हो जाएगा बेटा, वो बेसिस हो जाएगा। टर्मिक पाउडर अगर येलो का येलो है तो समझ जाइए वो नेचुरल इंडिकेटर्स है। जैसे कि पानी में अगर टर्मिक पाउडर को मिलाएंगे तो क्या होगा, येलो कलर ही रहेगा, तो वो आपका वाटर क्या होता है बेटा, नेचुरल होता है। दूसरा, अगर उसका कलर एसिड हो गया तो वो ज्यादा येलो हो जाएगा, तो वो एसिड रहेगा, ठीक है। अगर रिएक्शन करके वो रेड हो गया, वो किस कलर का हो गया, रेड कलर का हो गया, तो समझ जाइए वो क्या है ना, बेसिस है ना। यानी टर्मिक पाउडर में अगर हम सॉप यानी डिटर्जेंट को, सॉप या डिटर्जेंट को मिक्स करेंगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। सिंथेटिक इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर यानी फ्रॉम केमिकल प्रोसेस, ऐसे चीजों को अब जो हम आइडेंटिफाई करेंगे, जो हमारा इंडिकेटर होगा उसको हम आइडेंटिफाई किससे करेंगे, केमिकल प्रोसेस से। यानी केमिकल प्रोसेस से पता लगाएंगे कि ये एसिड है या बेस है। तो यहाँ पे जो हमारा इंडिकेटर जो है फेनोफ्लेक्शन है, और फेनोफ्लेक्शन से हम यूज करेंगे कि वो एसिड है या बेस है, और मिथाइल ऑरेंज है, ठीक है। तो अगर फेनोफ्लेक्शन में जो है कलरलेस आता है, रिएक्शन अगर कलरलेस हो रहा है तो इसका मतलब वो क्या है, एसिड है, ठीक है। अगर पिंक हो गया तो यानी सॉल्यूशन क्या है, बेस है। अगर पिंक हो जाता है तो सॉल्यूशन क्या है, बेस है। मिथाइल ऑरेंज एसिड के साथ रिएक्ट करके रेड होता है। मिथाइल ऑरेंज होता है वो एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या होता है, रेड होता है। जबकि बेसिस के साथ अगर मिथाइल ऑरेंज का रिएक्शन करवाएंगे तो वो रिएक्शन कैसा होगा, येलो होगा। तो इससे भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये एसिड है या बेस है। तो ये केमिकल प्रोसेस था आइडेंटिफाई करने का कि आपका जो सॉल्यूशन है वो नेचुरल है या एसिड है या बेस है। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होता है, ध्यान से समझना। कह रहे कि ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स आर सब्सटेंस हु स्मेल चेंज इन एसिड्स बेस सॉल्यूशन अलोंग ऑफ द आइडेंटिफाई दैट नेचर ऑफ द सॉल्यूशन बेस। यानी कहने का मतलब है ये एक ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, यानी ऑल फैक्ट्री यानी जिसको हम स्मेल की हेल्प से, जैसे हमारा नाक है ना, वो क्या है,
ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स है, हम किसी भी चीज को आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, है ना, कि स्मेल दे रहा है, अच्छा स्मेल है, बैड स्मेल है ना, गुड स्मेल बैड स्मेल का आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। तो हमारा नाक जो है ना बेटा वो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स है, ठीक है। तो हम कैसे ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स से हेल्प करेंगे, तो ये क्या करता है उसके स्मेल को चेंज कर देता है। तो आप स्मेल के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये एसिड है या बेस है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि ऑनियन एक्सरेटेड, ठीक है, ऑनियन एक्सरेटेड से, ऑनियन सबके पास है, तो ऑनियन का सॉल्यूशन जो होता है उसको अगर एसिड के साथ मिक्स करेंगे, कि मान लीजिए एक सॉल्यूशन बनाया हमने, वो ऑनियन का सॉल्यूशन है और उसमें हमने एसिड के कोई भी चीज को मिला दिया, तो अगर आपका स्मेल रिटेन्ड होगा तो वो समझ जाइएगा ये आपका एसिड है। अगर आपका स्मेल डिमिनिश होगा यानी बहुत कम होगा तो वो समझ जाइएगा आपका बेसिक सॉल्यूशन है। ठीक उसी तरह से वेलिना एक्सरेटेड में अगर एसिड के साथ उसको रिएक्ट करवाते हैं तो स्मेल इज रिटेन्ड, यानी ज्यादा स्मेल होगा तो वो क्या होगा, एसिड होगा। अगर आपका स्मेल वेनिसेस होगा यानी जो आपका वेलिना फ्लेवर था उसी तरह से होगा तो वो समझ जाइएगा बेसिस सॉल्यूशन है, ठीक है। क्लोन ऑयल, क्लोन ऑयल के भी हम क्या कर सकते हैं बेटा, स्मेल अगर रिटेन है तो एसिड होगा, अगर आपका स्मेल चेंज हो गया है या डिमिनिश हो गया, बहुत कम स्मेल हो गया है, तो वो आप समझ जाइएगा ये आपका क्या है, बेस है। यानी इन तीनों में जो होगा वो रिटेन्ड होगा, तीनों में क्या होगा बेटा, रिटेन्ड होगा। तीनों में एसिड के साथ रिटेन्ड होता है तीनों ऑल फैक्ट्री का, और बेसिस के साथ डिमिनिश होता है या चेंज होता है, ठीक है। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स में क्या होता है बेटा, वेलिना एक्सरेटेड हो गया, ऑनियन हो गया, क्लोन ऑयल हो गया, इन तीनों को जब एसिड के साथ रिएक्ट करवाइएगा, ठीक है, एसिड के साथ रिएक्ट करवाइएगा तो रिटेन्ड होगा उसका स्मेल, ठीक है, ज्यादा होगा। अगर आपका कम हो रहा है, डिमिनिश्ड हो रहा है, तो आप समझ जाइएगा वो आपका बेसिस है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, एसिड्स की क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज है, ठीक है। इसमें कहना है कि टू ऑब्जर्व ऑफ द रिएक्शन जिंक विथ वेरियस एसिड एंड टेस्टेस ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द गैस एवोल्यूशन, यानी एसिड का रिएक्शन जो हम करवा रहे हैं वो क्या करवा रहे हैं, जिंक के साथ करवा रहे हैं, Zn के साथ। एसिड का रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं, जिंक के साथ। अब देखिएगा ध्यान से ये रिएक्शन को, यहाँ पे है हमारा Zn यानी जिंक, और यहाँ पे एसिड क्या है बेटा, H2SO4, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड में जब हम जिंक का रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा बेटा, ZnSO4 प्लस में H2। अब ये H2 जो होगा वो कौन सा गैस रिलीज करता है बेटा, तो वो करता है हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, ठीक है। अब जिंक आपका क्या है बेटा, जिंक आपका मेटल है, जिंक आपका क्या है, मेटल है। तो मेटल के साथ किसका रिएक्शन बेटा, एसिड का रिएक्शन, तो ये बन जाएगा आपका ZnSO4 और प्लस में आपका क्या बन गया, हाइड्रोजन गैस रिलीज किया। ठीक उसी तरह से कि दूसरा अगर हम लेते हैं एसिड, यहां पे हमने लिया Zn का रिएक्शन किसके साथ, HCl के साथ, HCl के साथ लिया तो हमारा क्या बन गया, जिंक क्लोराइड, और साथ में कौन सा गैस रिलीज हो रहा है, हाइड्रोजन गैस। फिर हमने Zn का रिएक्शन जो है एसिटिक एसिड के साथ किया, ठीक है, CH3COOH के साथ, तो ये भी बना आपका CH3COOH होल टू Zn और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बेटा हाउ एसिड रिएक्ट विथ मेटल, कि एसिड के साथ मेटल कैसे रिएक्ट करता है, मेटल एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करेगा। तो कह रहा है कि द मेटल इज द एक्टिविटी ऑफ द डिस्प्लेस हाइड्रोजन फॉर्म ऑफ डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एज हाइड्रोजन गैस। जब भी आप एसिड को रिएक्ट करवाओगे मेटल के साथ तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। यहां पे देखना, कह रहा है कि ये है आपका एसिड और ये है आपका मेटल, ठीक है, ये रिलीज करके बनाएगा रिएक्शन करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। फॉर एग्जांपल के लिए Zn आपका क्या है बेटा, एसिड, सॉरी Zn आपका क्या है, मेटल है, Zn क्या है, मेटल है। H2SO4 क्या है बेटा, तो सल्फ्यूरिक एसिड है। तो ये जब ZnSO4 का रिएक्शन हुआ H2SO4 के साथ तो
आप सबको रिएक्टिविटी सीरीज याद होगा। तो Zn जो है वो मोर पावरफुल है अकॉर्डिंग टू Hk। हाइड्रोजन से ज्यादा पावरफुल कौन है? जिंक है। इसीलिए जिंक ने क्या किया, इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया और हाइड्रोजन के जगह पे कौन आ गया? जिंक आ गया। और साथ में जो रिलीज किया वो कौन सा गैस रिलीज किया? हाइड्रोजन गैस। आप कई सारे एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि अभी मैं एक एसिड ले रहा हूं HCl, इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन अगर आप Cu के साथ करोगे तो कॉपर इज मोर पावरफुल अकॉर्डिंग टू हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से ज्यादा पावरफुल कौन है? कॉपर है। तो इसको जब हम बैलेंस करेंगे तो ये बना लेगा CuCl प्लस में बना लेगा CuCl2 प्लस में बना लेगा आपका हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो जब हाइड्रोजन गैस बना लेगा तो यहाँ पे CuCl2 है ना, कॉपर क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। यानी किसी भी एसिड के साथ अगर मेटल का रिएक्शन होता है, किसी भी एसिड के साथ अगर मेटल का रिएक्शन होता है तो वो आपका सॉल्ट बनाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस बनाएगा। हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड? सबसे पहले जानते हैं मेटल कार्बोनेट क्या होता है। सिंपल सी बात, मेटल कार्बोनेट क्या होता है बेटा? आप किसी भी मेटल में अगर अगर आप किसी भी मेटल में CO3 ऐड कर दोगे तो वो मेटल कार्बोनेट बन जाएगा किसी भी मेटल में। आइए सीखते हैं मेटल कार्बोनेट होता क्या चीज। एक मेटल कोई सा भी मान लीजिए Zn ले लीजिए। Zn एक मेटल है। अगर आप इसमें SO4 ऐड कर दिए तो ये क्या बन गया बेटा? ये बन गया आपका मेटल कार्बोनेट। क्या बन गया? सॉरी, ये Zn है और Zn के साथ हमने, ये Zn है और Zn के साथ हमने क्या ऐड कर दिया? CO3। तो Zn मेटल कार्बोनेट यानी जिंक कार्बोनेट बन गया। अगर वहीं पे हम Fe ले रहे हैं, Fe, ठीक है, तो Fe के साथ CO3 अगर हमने ऐड कर दिया तो ये बन जाएगा फेरस कार्बोनेट। क्या बन जाएगा? फेरस कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट कैसे बनता है? तो मेटल प्लस कार्बोनेट, यानी कोई भी मेटल हो या कार्बोनेट जो होगा CO3 अगर ऐड कर देंगे तो वो मेटल कार्बोनेट बनेगा। फॉर एग्जांपल के लिए Zn प्लस CO3, तो ये बन जाएगा आपका ZnCO3। ये मेटल कार्बोनेट बन गया। एक मेटल और ले लो, कोई सा भी ले लो, Au ले लो या Ag ले लो, Ag प्लस CO3, ये क्या बन जाएगा? सिल्वर कार्बोनेट। कुछ और भी ले लो, Mg ले लो, तो Mg और CO3 ये बन जाएगा आपका मैग्नीशियम कार्बोनेट। यानी किसी भी मेटल में अगर आप CO3 ऐड कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा? मेटल कार्बोनेट बन जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं मेटल हाइड्रोकार्बोनेट, यानी मेटल प्लस हाइड्रोजन प्लस कार्बोनेट यानी CO3। अगर ये तीनों एक साथ आ गया तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? मेटल हाइड्रोकार्बोनेट। मेटल हाइड्रोकार्बोनेट बनाते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए हमने लिया Cu, ठीक है। अब Cu जो है उसमें हाइड्रोजन ऐड कीजिए तो CuH, ठीक है, और कार्बोनेट क्या हो जाएगा? CO3। तो CuHCO3 ये क्या हो गया? कॉपर हाइड्रोकार्बोनेट। कॉपर हाइड्रोकार्बोनेट। एक और ले लीजिए Zn, तो Zn और हाइड्रोजन और प्लस में CO3 ये क्या बन गया? जिंक हाइड्रोकार्बोनेट। जिंक हाइड्रोकार्बोनेट। यहां पे देखिए, तो यहां पे क्या है ना कि Na2CO3, Na2CO3, Na से क्या हो गया बेटा? सोडियम। CO3 क्या हो गया? कार्बोनेट। यानी सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन जब अपने HCl के साथ हो रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ हो रहा है, तो क्या बन रहा है बेटा? NaCl और साथ में बन रहा है वाटर और साथ में बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो NaCl आपका क्या है बेटा? सॉल्ट। NaCl क्या है? सॉल्ट है। तो NaCl हाइड्रोजन गैस, सॉरी, NaCl रिलीज हो रहा है, वाटर रिलीज हो रहा है और क्या रिलीज हो रहा है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां पे एक चीज नोट कर लीजिएगा आप लोग, व्हेन एसिड
react with when acid react with metal carbonate फॉर्मेट क्या बनेगा बेटा, सॉल्ट प्लस वाटर और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसको नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है ना, कि जब भी एसिड के साथ मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन होगा तो फॉर्मेट होगा सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। यहां पे देखिए ध्यान से, NaHCO3 ये है बेटा, Na यानी सोडियम, H से हाइड्रोजन, CO3 कार्बोनेट यानी सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। इसका रिएक्शन जब हम एसिड के साथ करवा रहे हैं तो फॉर्मेट हो रहा है बेटा क्या, NaCl यानी सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। तो याद रखना कि मेटल के साथ जब भी मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोकार्बोनेट का रिएक्शन जो है एसिड के साथ होगा तो वो क्या रिलीज करेगा बेटा, सॉल्ट बनाएगा, वाटर बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगा। अभी तक में आपके दिमाग में दो चीजें चला गया होगा कि जब मेटल, ओनली सिर्फ मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाएगा, लेकिन जब मेटल कार्बोनेट के साथ और मेटल हाइड्रोकार्बोनेट के साथ एसिड का रिएक्शन होगा तो वो क्या बनाएगा, वो सॉल्ट बनाएगा, वाटर बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, हाउ डू एसिड बेस रिएक्ट विथ ईच अदर। अब क्या होगा, पहले हमने एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करवाया, फिर हमने एसिड को मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाया। अब जो है हम लोग एसिड का जो रिएक्शन है वो बेस के साथ करवाएंगे, यानी एसिड और बेस को एक दूसरे के साथ क्या करवाएंगे, रिएक्ट करवाएंगे। तो ध्यान से सुनिए, कह रहा है कि व्हेन एन एसिड कंबाइंड विथ बेस लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द corresponding salt and water acid base reaction is called neutralization reaction। ध्यान से, इसमें आपको तीन चीजें ऐसी है जो इंपॉर्टेंट है और वो तीनों मैं आपके दिमाग में डाल दूंगा, टेंशन मत लीजिए। यहाँ पे क्या क्या सीखने को मिलेगा आपको, यहाँ पे ध्यान से सुनना कि भैया आपको ना रिएक्शन करवाना है किसके साथ, एसिड के साथ और प्लस में बेस के साथ, ठीक है। तो सबको पता है कि यहाँ पे जो फॉर्मेट होगा वो होगा सॉल्ट प्लस में वाटर, सॉल्ट प्लस में क्या होगा, वाटर होगा। अब यहां पे एक सोचने वाली बात है, यहां पे एसिड का रिएक्शन जब बेस के साथ हो रहा है तो सॉल्ट और वाटर हो रहा है, लेकिन ये सॉल्ट किस नेचर का होगा, इसका भी अभी हम लोग बात करेंगे कि सॉल्ट का नेचर क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉल्ट का नेचर क्या होगा। देखो, अगर एसिटिक ज्यादा एसिड वाला है, ठीक है, कि मान लीजिए कोई एसिड है जिसका पीएच वैल्यू ना 2 है, मान लीजिए एसिड अगर पावर वाला रहेगा, एसिड अगर मोर पावरफुल रहेगा, ठीक है, और बेस आपका मान लीजिए लेस पावरफुल होगा, लेस पावर, तो जो आपका सॉल्ट बनेगा ना, तो सॉल्ट का जो नेचर होगा वो एसिटिक होगा। कैसा होगा, नेचर एसिटिक होगा। यानी अगर आपका एसिड ज्यादा पावरफुल होगा, ठीक है, यानी अगर पीएच वैल्यू इसका कम हुआ, ठीक है, तो यानी ज्यादा पावरफुल होगा तो सॉल्ट का नेचर कैसा होगा बेटा, एसिटिक होगा। अगर बेस ज्यादा पावरफुल हुआ और एसिड कम पावरफुल हुआ तो वहां पे सॉल्ट का जो नेचर होगा वो बेसिस नेचर का होगा, यानी बेस के नेचर का होगा, ठीक है। समझ में आई बात। यहां पे देखिए, कह रहा है कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और रिएक्शन करवा रहे बेस किसके साथ, NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका जब रिएक्शन करवा रहे तो NaCl यानी सॉल्ट बन रहा है, ठीक है बेटा, सॉल्ट बन रहा है, और साथ में क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है, सॉल्ट प्लस वाटर। यानी एसिड का जब रिएक्शन हम करवाएंगे बेस के साथ तो हमारा बनेगा सॉल्ट और वाटर। एसिड रिएक्ट विथ बेस फॉर्मेट सॉल्ट एंड वाटर।
रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विथ एसिड। ठीक है, मेटेलिक ऑक्साइड क्या होगा यहां पे हम लोग समझिएगा कि जब कोई भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं मेटेलिक ऑक्साइड। ठीक है, यानी कि मान लीजिए अगर Mg है, ठीक है, और ये रिएक्ट कर गया ऑक्सीजन के साथ तो फॉर्मेट होता है MgO। ठीक है, अगर कोई एसिड है Cu और ये रिएक्ट कर गया O2 के साथ तो ये फॉर्मेट होता है CuO। ठीक है, याद रखना। अगर कोई मेटल है Fe प्लस रिएक्ट हो गया O2 के साथ तो ये बना लेता है FeO, यानी फेरस ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो यही जो होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, फेरिक ऑक्साइड हो गया, फेरक ऑक्साइड या कॉपर ऑक्साइड हो गया, यानी मेटेलिक ऑक्साइड का रिएक्शन अब हम किसके साथ करवाने वाले हैं? एसिड के साथ। तो मेटेलिक ऑक्साइड सबको पता चल गया, मेटल प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, मेटल प्लस मोनो ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन की वैल्यू सिर्फ 1 होनी चाहिए। तो MgO, CuO, FeO है ना, AgO, यानी मेटल प्लस ऑक्सीजन हमारा क्या बनता है? मेटेलिक ऑक्साइड। तो मेटेलिक ऑक्साइड का रिएक्शन अगर हम एसिड के साथ करवाएंगे तो क्या होगा देखिए, यहां पे देखिए, यहां पे है CuO यानी कॉपर ऑक्साइड, जिसको हम लोग मेटेलिक ऑक्साइड बोलते हैं ना, कॉपर ऑक्साइड। इसका रिएक्शन हम किसके साथ करवा रहे हैं बेटा? इसका रिएक्शन हम करवा रहे हैं HCl के साथ। अभी जो ये कॉपर ऑक्साइड है ये किस कलर का है? ब्लैक कलर का। ठीक है, तो ये बनाएगा जब HCl के साथ रिएक्शन होगा CuCl2, CuCl2, और साथ में क्या रिलीज करेगा? वाटर रिलीज करेगा। तो इसका जो कलर ब्लैक था अब ये किस कलर का हो जाएगा? ब्लू ग्रीन कलर का। तो अगर कहीं पे अगर आपको कलर रिएक्शन लिखने के लिए आए तो आप इसका यूज कर सकते हो कि मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट विद HCl तो कलर चेंज होगा, ब्लैक से बनेगा ब्लू ग्रीन। ठीक है, याद रखना। कह रहा है कि इसके कंक्लूजन में क्या निकला? मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। तो CuCl2 सॉल्ट बना और साथ में आपका क्या बना? H2O वाटर बना। कह रहा है कि सिमिलर टू द रिएक्शन ऑफ बेस विथ मेटेलिक ऑक्साइड आर सेड टू बी बेसिक ऑक्साइड। कि अगर हम बेसिक ऑक्साइड से अगर मेटल ऑक्साइड को बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे, अभी एसिड के साथ करवाए, अभी किसके साथ करवाए? एसिड के साथ। अगर बेसिस के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो वो बेसिक ऑक्साइड बनाएगा, बेसिक ऑक्साइड बनाएगा। ध्यान यहां पे देखिए, मेटल ऑक्साइड है, रिएक्शन हो रहा है एसिड के साथ, बन रहा है क्या? सॉल्ट और वाटर। अब हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, यानी बेसिस के क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हाउ टू बेसिस रिएक्ट विथ मेटल। यानी सबसे पहले हम लोगों ने देखा जब एसिड की प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे तो एसिड को सबसे पहले हमने मेटल के साथ रिएक्ट करवाया, फिर मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया, फिर मेटल हाइड्रोकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाया ना। तो अब हम सबसे पहले जब बेस का केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो बेस में हम क्या करेंगे बेटा? सबसे पहले उसका रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे? मेटल के साथ। किसके साथ? मेटल के साथ। याद रखिए। तो यहाँ पे एक मान लेते हैं ये जो NaOH है ये क्या है बेटा? आपका बेस है। ये क्या है? बेस है। और बेस के साथ हम रिएक्ट करवा रहे हैं मेटल, यानी कौन सा मेटल? Zn। तो जब बेस और आपका मेटल Zn रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा Na2ZnO2 और प्लस में साथ में कौन सा गैस रिलीज करेगा? हाइड्रोजन। जैसे एसिड हाइड्रोजन गैस रिलीज करता था वैसे ही आपका कौन सा गैस रिलीज होगा? हाइड्रोजन गैस। Such reaction will as a mixture of different zincate and not all metal react with bases. So such reaction, जिंक तो रिएक्ट कर गया लेकिन कुछ ऐसे मेटल होते हैं जो बेस के साथ रिएक्ट नहीं करते, जो बेस के साथ रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, एसिड विथ क्या होगा, रिएक्शन क्या होगा, एग्जांपल्स उसके कौन कौन से हैं, की ऑब्जर्वेशन क्या क्या होगा, इन सारी चीजों के बारे में। ठीक है, यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखना कि जब मेटल के साथ एसिड रिएक्ट करता है, ठीक है, तो मेटल प्लस एसिड सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए Zn HCl ये बन रहा है ZnCl और प्लस में हाइड्रोजन, यानी ZnCl2 जो है ये आपका
क्या हो जाएगा बेटा, सॉल्ट हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। ठीक है, अब ये हाइड्रोजन गैस जो होगा वो क्या, पॉप साउंडिंग के साथ बर्निंग होगा। ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं कि जब एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट हो रहा था, एसिड किसके साथ रिएक्ट हो रहा था, मेटल कार्बोनेट के साथ, तो मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड सॉल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर रिलीज कर रहा था। फॉर एग्जांपल के लिए मेटल कार्बोनेट यानी सोडियम, अब सोडियम Na2CO3, Na2CO3 क्या हो गया, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट प्लस एसिड बन रहा है ZnCl NaCl। ठीक है, यानी सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज कर रहा है और ये जो लाइम वाटर के साथ मिल्की होता है। अब जो है एसिड रिएक्ट कर रहा है किसके साथ बेटा, मेटल हाइड्रोकार्बोनेट के साथ, तो मेटल हाइड्रोकार्बोनेट प्लस एसिड ये बन रहा है सॉल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर, NaHCO3 यानी सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, यानी मेटल हाइड्रोकार्बोनेट प्लस HCl एसिड के साथ रिएक्शन, NaCl सॉल्ट बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रहा है और वाटर बना रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस टर्न इन लाइम वाटर मिल्की, सेम होता है इंडिकेटिंग प्रेजेंस। नेक्स्ट है बेटा मेटेलिक ऑक्साइड, मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेटल के साथ ऑक्सीजन, मेटेलिक ऑक्साइड। ठीक है, मेटेलिक ऑक्साइड जो है, मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट करेगा एसिड के साथ तो सॉल्ट और वाटर, जैसे कि CuO HCl के साथ रिएक्ट किया, CuCl2 सॉल्ट और वाटर बना है। ठीक है, ये सॉल्यूशन जो होता है वो टर्न कर देता है ब्लू से ग्रीन, यानी कॉपर मेटेलिक ऑक्साइड यानी कॉपर ऑक्साइड जो होता है पहले ब्लैक होता है फिर टर्न हो जाता है किसमें, ब्लू ग्रीन में। हम देख लेते हैं बेसिस के बारे में कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑफ टाइप्स, यानी बेस पहले रिएक्ट कर रहा था किसके साथ, मेटल के साथ, तो मेटल प्लस बेस बनाता है सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। फॉर एग्जांपल के लिए Zn आपका मेटल है, NaOH2, ठीक है, NaOH बेस है तो ये बन रहा है आपका Na2ZnO2 और प्लस में साथ में रिलीज कर रहा है हाइड्रोजन गैस, ये भी हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। दूसरा क्या है बेटा कि बेस विथ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, बेस जो है किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ, तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड प्लस बेस बना रहा है सॉल्ट और वाटर। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड यानी कहने का मतलब ओ नहीं होना चाहिए, मेटेलिक ऑक्साइड कहने का मतलब ओ नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए यहाँ पे CO रहता तो कॉपर ऑक्साइड ये बनता मेटलिक। अब नॉन मेटलिक कहने का मतलब जो मेटल ना हो, यानी CO2 नॉन मेटलिक है तो CO2 का रिएक्शन CaOH2 के साथ तो ये बन रहा है CaCO3 यानी सॉल्ट और साथ में क्या रिलीज हो रहा है, वाटर। ये जो है आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल के लिए देखो बेस रिएक्ट कर रहा है जब एसिड के साथ तो बना रहा है सॉल्ट और वाटर। ठीक है, NaOH बेस हो गया, HCl एसिड हो गया, NaCl सॉल्ट हो गया और साथ में वाटर रिलीज हो रहा है। What do you all acid and base have in common? जो पहले चीजें हमने देखा, यहाँ पे देखना, both acid and base are electrolytics which mean that have good conductors of electricity। एसिड और बेस दोनों के दोनों क्या होते हैं बेटा, दोनों के दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक्स होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक्स होते हैं जो कि क्या रिलीज करता है बेटा, दोनों के दोनों गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। दोनों के दोनों क्या है, दोनों में जो कॉमन बात है, यानी एसिड में भी कॉमन है और बेस में भी कॉमन है, तो ये क्या होता है बेटा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। दूसरा, एसिड एंड बेस बोथ आर प्रोड्यूस आयंस इन वाटर सॉल्यूशन, दोनों के दोनों वाटर में आयन सॉल्यूशन आयंस प्रोड्यूस करते हैं। तो जो एसिड होता है वो H+ आयन रिलीज करता है और जो आपका बेस होता है वो OH- आयन प्रोड्यूस करता है, याद रखना। इन दोनों में और क्या है बेटा, तो व्हेन डिसोएक्टेड इन वाटर बोथ एसिड एंड बेस बिकम न्यूट्रलाइज्ड, जब दोनों एक ही बिहेवियर के एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो वो रिएक्शन क्या हो जाता है बेटा, न्यूट्रलाइज हो जाता है। Why do we add acid to water and not water to acid? कि ये आपका वाटर है, वाटर में आप एसिड को डाल सकते हो। ठीक है, कभी भी अगर लैब आप जाओ तो आप वाटर सॉल्यूशन में एसिड को डाल सकते हो, जबकि एसिड में आप वाटर को नहीं डाल सकते हो, क्योंकि ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है,
बहुत ज्यादा हीट रिलीज करता है और ये हमारे लिए डेंजरस हो सकता है। तो कभी भी एसिड में आप वाटर को मिक्स मत कीजिएगा। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड एंड बेस। स्ट्रेंथ एंड एसिड एंड बेस, जो प्रोड्यूस करता है एसिड वो H प्लस आयन, और जो बेसिस आयंस रिलीज करता है वो OH आयंस। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस जो कंप्लीटली आइजोन्स इन एक्वस सॉल्यूशन रिलीज हाई कंसंट्रेटेड H प्लस आयंस और OH आयंस। ठीक है, याद रखना। तो ज्यादा से ज्यादा H प्लस आयन हाईली वाला रिएक्ट करेगा और हाईली वाले OH करेंगे रिलीज। ठीक इसी तरह से वीक एसिड में क्या होगा, फ्रंटली ऑफ द आइजोन इन वाटर रिलीज लेस कंसंट्रेशन ऑफ H। देखिए स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस, इसके स्ट्रेंथ को हम लोग समझते हैं। सभी को पता है कि एसिड जो होता है ना वो H प्लस आयन रिलीज करता है, जबकि बेसिस जो होता है वो OH आयंस रिलीज करता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेसिस जो होगा ना, तो अगर उसमें कंप्लीटली आइजोन्स जो होगा, आयनिक जो होगा वो एक्वस सॉल्यूशन में होगा। अगर जितना ज्यादा एक्वस सॉल्यूशन होगा, वाटर सॉल्यूशन होगा, उतना ज्यादा आपका कंसंट्रेशन H प्लस आयन रिलीज करेगा, उतना ज्यादा आपका जो है वो H माइनस आयन रिलीज करेगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि आप देखोगे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, ठीक है, अगर आप कोई भी चीज मिलाओगे तो यहाँ पे कंसंट्रेशन जो होता है वो HCl का ज्यादा होता है। वहीं पे वीक एसिड में क्या होगा कि अगर आपका कम वाटर में मिक्स करोगे, तो कम वाटर में मिक्स करोगे यानी H प्लस आयन भी आपका जो रहेगा वो क्या रहेगा, कम रहेगा, और OH आयन भी आपका क्या रहेगा, कम रहेगा। इसके कारण से ये जो आपका होगा वो वीक एसिड और वीक बेसिस होगा। ठीक है, जिसके कारण से आप देखते हो CH3COOH जो है वो वीक एसिड है, और यहाँ पे आप देखोगे NH4OH है ना, तो ये भी आपका क्या है, वीक बेसिस है। अब हम लोग बात कर लेते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर एंड पीएच वैल्यू। ठीक है, यूनिवर्सल इंडिकेटर एंड पीएच स्केल बहुत इंपॉर्टेंट है। इंट्रोडक्शन ऑफ पीएच, ठीक है, कह रहे कि द टर्म पीएच स्टैंड ऑफ द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, एंड पीएच इज अ स्केल यूज्ड टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। ये जो आपका इंट्रोडक्शन दे रहा हूं पीएच का, ये पीएच पेपर जो होता है या पीएच वैल्यू जो होता है ना, वो मेजर करता है एसिड और बेस का स्ट्रेंथ को, कि ये कितना पावरफुल आपका एसिड है और ये कितना पावरफुल आपका बेस है, या कितना वीक एसिड और वीक बेस है, ये इसको मेजर करता है। ठीक है, कह रहे कि इट टेल अस द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन सॉल्यूशन। इसका जो रेंज होता है वो बेटा 0 से लेकर के कितने तक होता है, 14 तक। 0 से लेकर के 14, यहां पे आप देख सकते हो 0 से लेकर के 14 तक। अगर आपका 6 से लेकर के 0 तक है तो वो आपका किस नेचर का है, एसिडिक नेचर का है। अगर 7 है तो नेचुरल है, अगर 7 से ज्यादा है यानी एल्काइली है, यानी बेस फॉर्म का है। ठीक है, तो पीएच स्केल अगर 7 से कम होगा, ठीक है, तो वो एसिडिक होगा, 7 होगा तो नेचुरल होगा, अगर आपका 7 से ज्यादा है तो वो आपका बेसिस होगा। ठीक है, और जितना ज्यादा पावरफुल होगा, मान लीजिए 1 पे है तो उतना ज्यादा इसका एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, काफी ज्यादा हार्ड होगा। अगर मान लीजिए 6 के एबव है, ठीक है, तो वो वीक एसिड में आएगा। ठीक, उसी नेक्स्ट है बेटा यूनिवर्सल इंडिकेटर। कह रहा है कि यूनिवर्सल इंडिकेटर अ मिक्सचर ऑफ सेवरल ऑफ द इंडिकेटर्स, इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन ऑफ द पीएच सॉल्यूशन। इससे भी हम क्या करते हैं, पीएच सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई करते हैं और मेजर करते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे भी इसकी वैल्यू 0 से लेकर के 14 तक होता है। ठीक है, तो जो गैस्ट्रिक जूस होता है ना, उसका जो होता है वैल्यू, पीएच वैल्यू जो होता है 1.2 होता है, तो ये 1.2 यहाँ पे आएगा, है ना। जो लेमन जूस होता है उसका पीएच वैल्यू जो होता है वो 2.2 के समथिंग आता है।
ठीक है। जो प्योर वाटर होता है, प्योर वाटर, वो होता है उसका पीएच वैल्यू 7, क्योंकि ना ही वो एसिड होता है ना ही बेस होता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है उसका पीएच वैल्यू क्या है, वो 10 है, यानी यह एक तरह से क्या है, बेस है। ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, ये है ना स्ट्रॉन्ग बेस, है ना, इसका पीएच वैल्यू कितना है, 14 है। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, VVI बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, कि हमारे डेली लाइफ में पीएच वैल्यू की क्या इंपॉर्टेंस है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं डाइजेशन ऑफ फूड। आप सभी को पता है कि जो फूड हम लोग टेक इन करते हैं, खाते हैं, तो उसमें हमारा पेट में, हमारे पेट के अंदर ना एक एसिड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है। तो डाइजेशन ऑफ फूड में जो हमारा हेल्प करता है वो कौन करता है बेटा, HCl एसिड करता है, जो कि एंजाइम पेप्सिन को डाइजेस्ट करता है। ठीक है। किस फॉर्म में बेटा, तो प्रोटीन के फॉर्म में। किस फॉर्म में करता है, प्रोटीन के फॉर्म में डाइजेस्ट करता है। एंड एसिड आर मेड ऑफ बेसेस यूज्ड टू न्यूट्रलाइज एक्सक्रीट ऑफ स्टमक एसिड। ठीक है। स्टमक एसिड होता है। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोराइड जो होता है, जिसको हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, ये क्या करता है, एसिड से प्रोटेक्ट करता है और बेस बनाता है, जो कि हमारे लिए MgOH2 होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा है बेटा सॉइल। ठीक है। सॉइल का पीएच वैल्यू जो होता है वो 6.5 से लेकर के 7.5 के अराउंड में होता है, यानी या तो एसिडिक होता है या तो बेसिस होता है, यानी दो तरह का होता है। क्योंकि आप सभी को पता है कि अगर आपका 7 से बिफोर है, 6 है, तो ये एसिडिक होगा या एसिड होगा। अगर 7 से ज्यादा है तो वो बेस है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, एक तो 6.5 है, तो 6.5 है तो बिफोर 7 है, 7 से पहले, यानी ये एसिड भी होगा, और 7 के बाद है तो ये बेस भी। यानी सॉइल का नेचर दोनों होता है, ये एसिडिक नेचर का भी होता है और ये बेसिस नेचर का भी होता है। जो एसिडिक नेचर का होता है, जैसे कि क्विक लाइम, बुझा हुआ चूना, पहले चैप्टर में हमने बात किया था कैल्शियम ऑक्साइड का। तो ये क्या है बेटा, ये जब रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो ये बनाता है CaOH2 स्लेट लाइम। तो ये किस तरह का है, एसिडिक सॉइल। और वहीं पे जिप्सम की अगर बात कर ले, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस से जो जिप्सम बनता है वो किस नेचर का होता है बेटा, वो बेसिस नेचर का होता है। टूथपेस्ट डीके प्रिवेंटेशन, आप लोगों ने कभी सोचा है कि हम लोग ब्रश क्यों करते हैं? आप सबको पता होगा कि हम कीटाणु मारने के लिए ब्रश करते हैं। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है टूथ डीके का, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हम शुगर को खाते हैं, चीनी खाते हैं, ठीक है, वो प्रोड्यूस करता है लैक्टिक एसिड। क्या प्रोड्यूस करता है, लैक्टिक एसिड करता है। और माउथ में जो होता है हमारा एसिडिक चीजें होता है। और जो आप ब्रश करते हो, ठीक है, तो जो आप ब्रश करते हो तो ब्रश जो होता है ना, वो टूथपेस्ट हो गया, है ना, वो होता है बेस के नेचर का। तो हमारे माउथ में रहता है एसिड, और जब आप बेस से ब्रश करते हो तो सेम क्या होता है, एसिड और बेस एक दूसरे से रिएक्ट कर जाता है और वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, सारे कीटाणु मर जाते हैं, है ना, और एसिड और बेस से रिएक्ट कर जाता है ना। तो ये टूथ डीके प्रिवेंटेशन था। नेक्स्ट है बेटा ब्लड पीएच। कह रहा है कि ह्यूमन ब्लड हैज नैरो पीएच रेंज, जिसकी पीएच रेंज क्या है बेटा, 7.35 से लेके 7.45 तक, यानी एक तरह से आपका बेस फॉर्म में होता है। इवन स्मॉल चेंज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूट ऑफ एंजाइम फंक्शन ऑफ द केस ऑफ सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम, है ना, अगर ये ज्यादा बड़ा मतलब कम ज्यादा होता है तो हेल्थ प्रॉब्लम होता है। और ये पीएच वैल्यू जो होता है 7.35 के अराउंड जो होता है वो ब्लड का पीएच वैल्यू होता है। प्लांट एंड एनिमल, प्लांट और एनिमल का जो मोस्टली पीएच वैल्यू होता है वो क्लोज टू 7 होता है। क्लोज टू क्या होता है, 7 होता है, जिसमें कि आपको बहुत सारे मिनरल्स मिलेंगे, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सब सॉइल में मिक्स रहता है। हनी बी बाइट, ठीक है, तो हनी बी जब बाइट करता है तो उसमें जो होता है एसिटिक वेनम होता है, वेनम यानी जहर, ठीक है, तो वो कौन सा जो डंक मारता है, ठीक है, हनी बी काटता है तो उसमें क्या होता है बेटा, एसिटिक वेनम होता है, यानी वेनम किस फॉर्म का होता है, एसिटिक फॉर्म का, ठीक है। तो बेकिंग सोडा यूज टू न्यूट्रलाइज ऑफ द एसिड प्रिवेंट टू रिलीफ। अगर आपको कोई मधुमक्खी काटता है तो आपको तुरंत वहां पे क्या लगाना चाहिए बेटा, बेकिंग सोडा। सर क्यों बेकिंग सोडा लगाना चाहिए, तो अभी अभी हमने आपको पढ़ाया
कि जब डंक मारता है तो वो एसिटिक वेनम डालता है, एसिटिक वेनम, और उसमें अगर आप बेकिंग सोडा मिला देते हो तो बेकिंग सोडा जो होता है वो बेस नेचर का होता है, तो एसिड और बेस एक दूसरे से क्या कर लेता है, रिएक्ट कर लेगा, और वो जो होगा न्यूट्रलाइज हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा। तो ये प्रिवेंटेशन आपको रिलीफ मिलेगा, आराम मिलेगा। नेक्स्ट है एसिड रेन। ठीक है, तो एसिड रेन में जो है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो गैस रिलीज करता है वाटर के फॉर्म में। ठीक है, इसका जो पीएच वैल्यू होता है वो अप्रोक्सीमेटली बिलोंग्स करता है 5.6 से, ये 5.6, यानी जिसको रेन वाटर बोलते हैं, लोअर रेन वाटर का जो पीएच वैल्यू होता है वो 5.6 होता है, जो कि एक्वेटिक लाइफ के लिए ज्यादा हार्मफुल होता है। एक्वेटिक लाइफ के लिए क्या होता है, ज्यादा हार्मफुल, यानी एक्वेटिक लाइफ यानी जो पानी में रहता है जीव जंतु, उसके लिए काफी ज्यादा हार्मफुल होता है। अभी हम लोग बात करेंगे सॉल्ट्स के बारे में कि सॉल्ट क्या होता है। देखिए बेटा, सॉल्ट क्या होता है, ध्यान से देखना। कह रहा है कि सॉल्ट आर आयनिक कंपाउंड्स। सॉल्ट जो है किस तरह के कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड। जब हम चैप्टर 3 पढ़ेंगे और चैप्टर 4 पढ़ेंगे तो उसमें 2 तरह के कंपाउंड पढ़ेंगे, आयनिक कंपाउंड पढ़ेंगे, आयनिक कंपाउंड पढ़ेंगे, कार्बन कंपाउंड पढ़ेंगे, इन सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, कंपोज ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज आयंस कैटायंस एंड द नेगेटिवली चार्ज आयन एनायंस, यानी दो तरह, सॉल्ट में 2 तरह के आयंस होते हैं, एक प्लस आयन होता है और एक माइनस आयन होता है। जो प्लस आयन पॉजिटिव आयंस होते हैं ना उसको बोलते हैं कैटायंस। ठीक है, जो माइनस आयन होता है उसको बोलते हैं एनायंस। ठीक है, एनायंस। जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर अर्थिंग, अर्थ वायर जो होता है, तो अर्थ वायर में ना उसमें नमक डालते हैं, सॉल्ट सॉल्यूशन डालते हैं। पता है क्यों? कि सॉल्ट सॉल्यूशन में प्लस भी होता है और माइनस भी होता है, जिससे अगर उसको पॉजिटिव चार्ज की जरूरत होगी तो वो भी पूर्ति हो जाएगी, अगर निगेटिव चार्ज की जरूरत होगी तो वो भी मिल जाएगा। इसलिए हम लोग अर्थिंग वायर में क्या डालते हैं, सॉल्ट सॉल्यूशन डालते हैं। ध्यान से देखिए, सॉल्ट आर फॉर्मेड थ्रू ऑफ द रिएक्शन बिटवीन द एसिड एंड बेस। जब भी एसिड और बेस के साथ रिएक्शन होता है तो वो क्या बनता है बेटा, सॉल्ट फॉर्मेट होता है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यानी जब भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट होगा तो वो क्या बनेगा बेटा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। सॉल्ट कंसिस्ट ऑफ द आयंस विच ऑफ द एटम्स ग्रुप ऑफ एटम्स हैव द गेन और लॉस्ट इलेक्ट्रॉन। ये क्या करता है, जो आयनिक कंपाउंड होता है वो क्या करता है बेटा, आयन लॉस भी करता है और गेन भी करता है। तो ये सॉल्ट का जो नेचर डिपेंड करेगा कि वो एसिडिक ज्यादा है तो एसिडिक सॉल्ट, अगर कम है तो वो आपका एल्काइल सॉल्ट होगा। सॉल्ट एंड देयर पीएच, सॉल्ट एंड देयर पीएच। कह रहा है कि द पीएच ऑफ सॉल्ट डिपेंड ऑफ द एसिड एंड बेस यूज ऑफ देम। सॉल्ट का पीएच वैल्यू आप ऐसे नहीं बता सकते हो, ये डिपेंड करेगा कि उसमें जो एसिड है वो ज्यादा पावरफुल है या बेस जो है वो ज्यादा पावरफुल है। अगर ज्यादा पावरफुल वाला एसिड होगा तो पीएच वैल्यू 7 से कम होगा, अगर ज्यादा वैल्यू का आपका बेस होगा हाई पावरफुल का तो उसका जो नेचर होगा वो एल्काइली नेचर का होगा, और उसमें जो पीएच वैल्यू होगा 7 से अप्रोक्स। ठीक है, ये कह रहा है कि नेचुरल सॉल्ट जो होता है, ठीक है, फॉर्मेट आर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। जो हम लोग खाते हैं नेचुरल सॉल्ट, तो उसमें पावरफुल कौन होता है बेटा, दोनों सेम पावरफुल का, ताकि एक दूसरे से न्यूट्रलाइज हो जाए। यानी आपका स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होता है। अगर मान लीजिए एक कम एक ज्यादा हो जाएगा तो वो उस नेचर का हो जाएगा, लेकिन जो हमारा नेचुरल सॉल्ट होता है ना वो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दोनों स्ट्रॉन्ग होता है, ताकि दोनों का रिएक्शन सेम हो और उससे क्या फॉर्मेट होता है, नेचुरल सॉल्ट। ठीक है, दूसरा एसिडिक सॉल्ट। अगर आपका स्ट्रॉन्ग एसिड, जो हमने पहले ही बता दिया, स्ट्रॉन्ग एसिड रहे और वीक बेस रहे, ठीक है, तो कौन सा नेचर का होगा बेटा, एसिडिक नेचर।
फॉर एग्जांपल के लिए NH4Cl है ना, इसका पीएच वैल्यू जो होगा वो क्या होगा 7 से कम, क्योंकि किस नेचर का है, एसिडिक नेचर का। दूसरा होता है बेटा बेसिक सॉल्ट, ठीक है। बेसिक सॉल्ट में जो होता है वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है, लेकिन एसिड जो होता है वो क्या होता है, वीक होता है। इसका पीएच वैल्यू बेस है तो 7 से ज्यादा, 7 से ज्यादा। अब हम बात करते हैं कॉमन सॉल्ट के बारे में। कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट यानी जो हम लोग खाते हैं, है ना, नमक खाते हैं ना, हाँ, उसका जो केमिकल नेम होता है वो होता है सोडियम क्लोराइड। क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। और उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है NaCl। देखिए कॉमन सॉल्ट के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। इसका केमिकल फॉर्मूला जो होता है वो बेटा क्या होता है, NaCl। कॉमन सॉल्ट इज मेड सोडियम आयंस, किस आयन से बनता है बेटा, सोडियम आयन से। एंड क्लोराइड आयन जो होता है इसमें Cl माइनस होता है। तो अगर हम बोले कि ये NaCl है तो Na प्लस आयन और Cl माइनस आयन, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। इट इज ऑब्टेन ऑफ सी वाटर ऑफ सोल्ट माइंस। ये जो बनता है किससे बनता है बेटा, ये बनता है सी वाटर से, समुद्र के पानी से ये नमक बनता है। रिएक्शन और फॉर्मेशन कैसे बनता है, ध्यान से देखिएगा। तो जब एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये आपका सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस बनता है। HCl एसिड, NaOH बेस बन गया NaCl यानी सोडियम क्लोराइड नमक, और साथ में रिलीज हो गया वाटर, ठीक है। यूज ऑफ कॉमन सॉल्ट, क्या क्या यूजेस है, तो कुकिंग सीजन के लिए है ना, तो सीजनिंग में यानी खाना बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। प्रिवेंटेशन जैसे पिंकलिंग के लिए यूज किया जाता है। ड्राई आइस रोड बनाने के लिए यूज किया जाता है ना। रॉ मटेरियल्स मेकिंग ऑफ द प्रोडक्शन लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, है ना, वॉशिंग सोडा, इन सब में बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है, कॉमन सॉल्ट का। देखिए ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए, है ना, ये NaCl हो गया और सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। अब हमारे पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो केमिकल फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है NaOH। केमिकल फॉर्मूला NaOH, जिसको हम लोग कॉमन नेम यानी कास्टिक सोडा के नाम से भी जानते हैं, कास्टिक सोडा। ये प्रोडक्शन होता कैसे बेटा, कि सोडियम हाइड्रोक्साइड इज इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस ऑफ थ्रू द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl सॉल्यूशन इन द प्रोसेस कॉल्ड द क्लोरोएल्काइली प्रोसेस। ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, ये किस प्रोसेस से बनता है बेटा, एल्काइली प्रोसेस से बनता है। किस प्रोसेस से बनता है, एल्काइली प्रोसेस से। यहाँ पे देखिए NaCl है, ये क्या होगा NaCl, सोडियम क्लोराइड। जब सोडियम क्लोराइड में हम वाटर को मिक्स करते हैं और उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं तो ये बनता है आपका NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, साथ में बनता है क्लोराइड और आपका हाइड्रोजन गैस, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका जो फॉर्मूला होता है बेटा CaOCl2, CaOCl2 यानी कैल्शियम ऑक्साइड क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड क्लोराइड। इसका जो कॉमन नेम है बेटा वो है ब्लीचिंग पाउडर। कॉमन नेम क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। हाउ टू फॉर्मेट ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर बनता कैसे, देखिए CaOH2 यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग स्लेक्ट लाइम भी कहते हैं, स्लेक्ट लाइम। स्लेक्ट लाइम का जब रिएक्शन क्लोराइड के साथ होगा तो ये बनाता है CaOCl2 और साथ में आपका वाटर, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड क्लोराइड, ठीक है, याद रखना। यूजिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का यूज कहाँ कहाँ होता है बेटा, तो कॉटन लाइन्स टेक्स्ट इंडस्ट्रीज में होता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में। कपड़े को धोने के लिए क्या जाता है, लॉन्ड्रीज में, ठीक है। वुड पेपर प्रोडक्शन, पेपर फैक्ट्री में पेपर बनाने के लिए किया जाता है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में इसका काम किया जाता है, इसका यूज किया जाता है। ड्रिंकिंग वाटर के लिए इसका यूज किया जाता है, इसका बेटा ब्लीचिंग पाउडर का। हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम का फॉर्मूला बेटा Na, हाइड्रोजन का फॉर्मूला बेटा H
कार्बोनेट यानी CO3 यानी इसका केमिकल फॉर्मूला क्या बन गया, NaHCO3। कॉमन नेम क्या होगा बेटा, बेकिंग सोडा, कॉमन नेम बेकिंग सोडा। प्रोडक्शन कैसे होता है बेटा, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जो है रिएक्शन करवाते हैं, तो ये बनता है आपका सोडियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए NaCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, इसको हम रिएक्ट करवाए किसके साथ, वाटर के साथ, तो ये बना क्या बेटा, CO2, फिर बनाया क्या, NH3। अब जो ये बनता है NH4Cl और साथ में बनाता है NaHCO3। अब जब NaHCO3 यानी बेकिंग सोडा को जब हम हीट करते हैं तो फिर से ये Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट बनता है और वाटर बनता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है यूज ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का यूज कैसे होता है, करेक्ट, टू मेक ऑफ द बेकिंग सोडा, ठीक है, फॉर ऑफ मेकिंग बेकिंग पाउडर विच इज अ मिक्सचर्स ऑफ बेकिंग सोडा एंड मिल्ड इनेबल ऑफ द एसिड सच टेट्रिक एसिड। कि क्या हम करते हैं, सबसे पहले बेकिंग सोडा को टेट्रिक एसिड में मिक्स करते हैं, ठीक है। इसका यूज हम लोग बेकिंग बनाने यानी पाउडर बनाने में भी यूज करते हैं, एंटासिड के फॉर्म में यूज करते हैं, क्लीनिंग एजेंट के फॉर्म में यूज करते हैं। सोडियम कार्बोनेट फॉर्मूला क्या होता है बेटा, Na2CO3 10H2O। याद रखना फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, Na2CO3 10H2O। कॉमन नेम क्या है बेटा, वॉशिंग सोडा। कॉमन नेम क्या है, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग ऑफ सोडियम बाय कार्बोनेट। बनता कैसे बेटा, जब हम सोडियम बाय कार्बोनेट को हीट करते हैं तो आपका सोडियम कार्बोनेट और वॉशिंग सोडा बनता है। सोडियम कार्बोनेट क्या देता है बेटा, वॉशिंग सोडा देता है। देखिए ध्यान से, Na2CO3 यानी ये क्या है बेटा, सोडियम कार्बोनेट। जब सोडियम कार्बोनेट में हम वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये बनाता है Na2CO3 10H2O। तो यही जो है आपका सोडियम कार्बोनेट ही क्या देता है बेटा, वॉशिंग सोडा देता है। सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर फॉर्मेट क्या बनता है बेटा, वॉशिंग सोडा। यूज ऑफ वॉशिंग सोडा का यूज कहां कहां किया जाता है, क्लीन स्टेन्स एंड ग्रीस इन हाउस होल्डर, ठीक है, घर की साफ सफाई के लिए किसका यूज, वॉशिंग सोडा का। सॉफ्टनेस हार्ड वाटर है ना, कपड़ा धोने के लिए जो हार्ड वाटर को होता है वो सॉफ्ट में चेंज कौन करता है, तो वॉशिंग सोडा, है ना। यूज ऑफ ग्लास सॉप एंड पेपर इंडस्ट्रीज यानी ग्लास इंडस्ट्रीज में सॉप साबुन फैक्ट्री में और पेपर की फैक्ट्री में इसका यूज किया जाता है। हेल्प मैन्युफैक्चर ऑफ द केमिकल्स लाइक ब्रॉक्स बनाने के लिए केमिकल फैक्ट्री में इसका यूज किया जाता है। इनहेंस डिटर्जेंट फॉर लॉन्ड्री क्लीनिंग, है ना, यानी डिटर्जेंट के फॉर्म में वॉशिंग सोडा का यूज किया जाता है क्लीनिंग के लिए। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कह रहा है कि सम सॉल्ट कंटेंट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन विच इज फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन देयर स्ट्रक्चर। ज्यादा कुछ याद रखना कि जितना LHS में वाटर रहेगा अगर उतना ही RHS में वाटर है, यानी रिएक्टेंट्स में जितना वाटर है उतना ही आपका प्रोडक्ट में वाटर है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। फॉर एग्जांपल के लिए यहां पे ध्यान से देखना, CuSO4 और 5H2O यानी नंबर ऑफ वाटर जो यहाँ क्या है 5 है। जब इसको हम हीट किए तो हीट करने के बाद तो वाटर हट जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे भी वाटर क्या है बेटा 5H2O यानी LHS में भी जितना वाटर है उतना ही आपका वाटर RHS में है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। फॉर एग्जांपल के लिए जिप्सम को जब हम हीट करते हैं तो ये बनाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, और प्लास्टर ऑफ पेरिस में हाफ H2O ऐड करते हैं तो वो फिर से क्या बन जाता है बेटा, जिप्सम बन जाता है। CaSO4 2H2O ये जिप्सम का फॉर्मूला है। कंटेंट टू वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस दोनों में जो है वाटर जो रहेगा सेम रहेगा। मेड बाय हीटिंग जिप्सम
373 के 373 के पे जिप्सम को जब हम हीट करते हैं तो वो फॉर्मेट होता है और उसमें मिक्स क्या करते हैं बेटा, वाटर। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बहुत बड़ा नाम है, लेकिन आप लोग देखे हो बहुत जगह यूज होता है इसका, है ना। जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaSO4 हाफ H2O, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। कैल्शियम कार्बोनेट हाफ H2O, ठीक है, CaSO4 हाफ H2O, जिसका कॉमन नेम क्या है बेटा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्रोडक्शन कैसे होता है बेटा, तो जिप्सम को हीट कर दीजिए 373 के पे, जिप्सम को हीट कर दीजिए 373 के पे, तो ये बना लेता है बेटा प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी POP प्लस हाफ H2O, ठीक है। अब अगर अब इन दोनों को मिला दीजिएगा POP को और हाफ H2O को, तो फिर से ये क्या बन जाता है, जिप्सम बन जाता है ना। तो हीटिंग प्रोसेस जो होता है, जिप्सम को हीट करते हैं तो ये क्या बनता है बेटा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। यहाँ पे देखिए CaSO4, है ना, CaSO4 2H2O, ये अभी क्या है, जिप्सम, जिप्सम। और जिप्सम को जो है अभी हमने हीट किया, ये क्या बन गया, ये बन गया बेटा क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस और प्लस में हाफ H2O। फिर दोनों को हीट कीजिए 373 के पे, ठीक है, तो फिर से ये क्या बन जाएगा, फिर से बन जाएगा जिप्सम। नेक्स्ट है बेटा यूज ऑफ POP, यानी यूज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो कंसंट्रेशंस एंड बिल्डिंग ऑफ मटेरियल्स, प्लास्टर ऑफ पेरिस वाइल्ड यूज टू concentration of for making decorative elements, models and cast of the commonly use of creative indicate design, ठीक है। डिजाइन सब बनाने में POP का यूज किया जाता है, ठीक है। मेडिकल कास्ट में यूज किया जाता है ना, प्लास्टर वगैरह करने के लिए, जो ब्रेक होता है, ब्रेक डाउन बोन्स होता है, हड्डी वगैरह टूटता है तो उसको जोड़ने के लिए। आर्ट एंड क्राफ्ट में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। डेंटल मॉडल्स यानी दांत बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है, और डेड बर्न प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका यूज किया जाता है, याद रखना, ठीक है। डेंटल मॉडल्स के लिए भी इसका यूज किया जाता है। इसी के साथ आपका ये चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।